नमस्कार विद्यार्थियों और सभी देखने और सुनने वाले बंधु। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल पर बातचीत करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला का ये नामकरण और काल विभाजन के संदर्भ में जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के बारे में, उसके बाद बात की हमने काल विभाजन और नामकरण की। तो हमने आदिकाल पर बात कर लिया है, भक्ति काल पर, रीति काल पर बात कर ली है और किस तरह से इसका नामकरण हुआ, किस तरह से कालों का विभाजन किया गया। विभिन्न हिंदी के साहित्यकारों ने, साहित्य इतिहासकारों ने किस प्रकार विभाजन किया, इन पर हमने बातचीत कर ली है। तो आज हम आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अगर लेखक की दृष्टि से हम देखें, साहित्यकार की दृष्टि से देखें, तो भारतेंदु काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ऐतिहासिक कालखंड से देखें तो 1857 के विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उससे हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। अब आधुनिक काल कहते ही एक हमारे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आधुनिक का मतलब क्या और आधुनिक से पहले क्या, पूर्व आधुनिक और उत्तर आधुनिक क्या। ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। आधुनिक भावबोध का मतलब यही है कि हम सामंतवाद और मध्य युगीन रूढ़ियों से निकलकर बाहर आए और एक ऐसी दृष्टि विकसित की जिसमें लोकतंत्र की व्यवस्था होगी और समाज में सब लोग समान समझे जाएंगे, कोई भेद समाज में नहीं होगा। पुरुष और स्त्री के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच, वर्ण और वर्ण के बीच, जातियों के बीच अब कोई विभाजन नहीं होगा और जन्मना कोई न ऊंच होगा, कोई न नीच होगा, कर्मणा भी कोई ऊंच और नीच नहीं होगा, बल्कि समाज में सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और वाल्तेयर और रूसो ने जब बंधुत्व और समानता की बात की थी, लोकतंत्र की बात की थी, तो एक तरह से आधुनिक दृष्टि का बोध, यानी कि हम सभी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, कार्य कारण स्थापित करेंगे और जो हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से उसी को तोलने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से इसमें जो सामाजिक कार्यों में जो धर्म का दखल था, जैसे चर्च का स्टेट के साथ जो संबंध था, उसको अलग किया गया। कहा कि चर्च अपनी जगह है, भगवान की श्रद्धा की जगह है, और स्टेट अलग है। राजनीति और धर्म नीति को अलग किया गया और उसके बाद जैसा कि हमारा भी संविधान बना, उस संविधान में भी समता की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई, समरसता की बात की गई। तो आधुनिक काल की यही विशेषता है। तो आधुनिक काल का जो साहित्य लिखा जाने लगा, उसमें सबसे पहले जो भारत में आवाज उठी, वो आवाज उठी स्वच्छंदता की, नवजागरण। अब नवजागरण क्या है? स्त्रियों के बारे में सबसे ज्यादा सोचा गया, दलितों के बारे में सबसे ज्यादा सोचा गया, समाज में समरसता और एकजुटता कैसे आए, इसके बारे में सोचा गया, ताकि हम लोग
औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हो सके, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो सके, मन से भी, वचन से भी और भौतिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी। इसलिए नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन ये दोनों अलग अलग भारत में नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों को जोड़कर ही एक समग्र दृष्टि बनती है आधुनिक काल की, जहां तक भारत का संबंध है। और जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हिंदी में जो आधुनिक काल आया उसमें दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, स्त्री मुक्ति की और राष्ट्र मुक्ति की, और एक नई दृष्टि लेकर हम आप आगे बढ़े। तो जो सबसे पहला काल जो आधुनिक काल का है ऐतिहासिक दृष्टि से, वह है नवजागरण काल, यानी और उसको भारतेंदु काल भी कहते हैं। ये 1850 से 1900 ईस्वी तक 50 वर्षों के समय को बांटा गया है। आधुनिक काल के आरंभ को नवजागरण काल से लेकर और उसे भारतेंदु युग में अनेक लोग लिखने के लिए सामने आए और उन्होंने राष्ट्र के बारे में लिखा, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखा, राष्ट्रीय मुक्ति के बारे में लिखा। उसके बाद जो दूसरा काल आया वो जागरण सुधार काल आया। माने नवजागरण हो गया, अब जागरण के बाद एक सुधार भी होना चाहिए समाज में। विवेकानंद का आगमन हुआ, आर्य समाज का आगमन हुआ, और जो समाज में जाति प्रथा थी, जो समाज में जो कई प्रकार के धार्मिक रूढ़िवादियां और पाखंड थे, आर्य समाज ने उसको दूर करने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत बाधा बन रही थी भारतीय समाज के विकास में। और इस पूरे आडंबर और इस पूरी रूढ़िवादिता का भय दिखाकर, जैसे जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भय दिखाकर, खासतौर पर ईसाई मिशनरियां लगातार, क्योंकि सत्ता उनके पास थी, तो वो लगातार ईसाई में परिवर्तन कर रहे थे, शिक्षा का प्रलोभन देके, पैसे का प्रलोभन देके। तो आर्य समाज ने ये बीड़ा उठाया कि इस धर्मांतरण को रोका जाए। तो उन्होंने सब कुछ बहुत ही सरलीकृत कर दिया, पूजा से लेकर आराधना से लेकर सब कुछ, और मनुष्य को प्रमुख माना। विवेकानंद ने मनुष्य को सर्वोपरि माना, और मनुष्य को सर्वोपरि मानना ही, मनुष्य को केंद्र में रखकर रचना करना ही, चाहे वो राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे समाजशास्त्र हो, मनुष्य केंद्र में बना, मनुष्य केंद्र बना सभी चिंताओं का, सभी चिंतनों का। और इस प्रकार, और यह मनुष्य केवल धनाढ्य वर्ग नहीं था, केवल मध्य वर्ग नहीं था, बल्कि किसान भी थे और मजदूर भी थे। सब साहित्य के केंद्र में, सब चिंतन के केंद्र में आए, और इसका सबसे बड़ा योगदान विवेकानंद और आर्य समाज को है। इसके बाद छायावाद का युग आया, और इसी समय भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण होता है जो शनैः शनैः भारत के आजादी के आंदोलन को अपने हाथ में ले लेता है, और सारा भारत, सारा नेतृत्व उसका अनुगमन करता है। आप समझ गए होंगे मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, अपने राष्ट्रपिता की बात कर रहा हूं। तो छायावाद के दौर में कविताएं लिखी गईं, और इस काल को 1918 से लेकर 1953 तक ले जाया गया। हालांकि 34-35 के बाद छायावाद का
ह्रास तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो आवाज क्षीण होने लगी थी और उसके अंदर से दो धाराएं लगातार निकल रही थी, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की। ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की धाराएं छायावाद से ही बाहर निकली। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक कड़ी है छायावाद और प्रयोगवाद के बीच में और छायावाद और प्रगति के बीच में। तो 1936 के बाद प्रगतिवाद और उसके बाद प्रयोगवाद, फिर भारत आजाद हुआ, ये धाराएं लगातार चलती रहीं। इनके प्रतिनिधि कवि और रचनाकार लगातार रचनाएं लिखते रहे और फिर उसके बाद 1900 आजाद होने के बाद एक नई दृष्टि मिली, देश एक नई दिशा में चल पड़ा। अब राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात थी, नए शहरों का विकास हो रहा था, गांव से लोग आ रहे थे, कुछ स्वप्न भंग भी हो रहा था, बहुत सारी बातें एक साथ मिलजुल कर हो रही थी। लेकिन सारी जो देश की जनता थी वो राष्ट्र की ओर बहुत ही आशा भरी दृष्टि से देख रही थी। नई कविता और नई कहानी एक नवलेखन के रूप में सामने आया, नई दृष्टि के रूप में सामने आया और लगातार नई दृष्टियां दी, नई प्रकार की कविताएं सामने आने लगी, नए भाव बोध से युक्त। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नए भाव बोध से युक्त कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए। कोई भी विधा ऐसी नहीं थी जो न छूटी हो, सारी विधाएं इसमें शामिल हो गईं। फिर इसके बाद समकालीन साहित्य का दौर आता है। 1960 के बाद माने छठे और सातवें दशक में यह समकालीन साहित्य का दौर आया और चूंकि कोई बेहतर नाम उस समय नहीं मिल सका, इसलिए समकालीन साहित्य और समकालीन साहित्य लगातार आज तक समकालीन साहित्य का दौर चल रहा है। हालांकि छठे और सातवें दशक में लिखी गई रचनाओं को समकालीन साहित्य कहने की परंपरा है हिंदी आलोचना में, लेकिन समकालीनता समय सापेक्ष होता है, इसलिए समकालीनता को हम किसी परिधि में नहीं बांध सकते। हम समकालीनता को किसी ढांचे में नहीं, समकालीनता अविरल चलने वाली धारा है, इसलिए आज का भी साहित्य समकालीन साहित्य है। अब जब नवजागरण का काल से प्रभावित जो साहित्य आया और जिस पर नवजागरण का बहुत प्रभाव था, तो इस काल में जो हिंदी का जो आधुनिक काल है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो खड़ी बोली हिंदी का विकास और खड़ी बोली में गद्य का विकास, और बाद में खड़ी बोली में कविता का विकास। जो आरंभिक नवजागरण काल है और भारतेंदु युग है, उसमें मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास हुआ। भारतेंदु और उसके युग के जितने भी रचनाकार थे वो गद्य तो लिखते थे खड़ी बोली में, लेकिन कविता करना उन्हें पसंद थी ब्रज में, अवधि में। उन्हें यह लगता था कि खड़ी बोली में जो कर्कशता है वह उसे कविता के योग्य नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी प्रयोग किए गए। लेकिन और इस दौरान कई नई विधाओं का जन्म हुआ, जैसे निबंध का, समालोचना का, समीक्षा का, और जीवनी, आत्मकथा जैसी कृतियां सामने आईं, उपन्यास सामने आए। उपन्यास कहकर कोई भी विधा आधुनिक काल से पहले
नहीं लिखी जाती थी। इसके पहले गद्य की परंपरा हमारे पास थी, गल्प था, कादंबरी थी, लेकिन उपन्यास नाम की विधा की शुरुआत इसी समय हुई। हालांकि भारत में उपन्यास यानी कि गल्प यानी कि कथा की लेखन परंपरा रामायण और महाभारत से ही चली आ रही है। इस पर हमने हिंदी उपन्यास के विकास और हिंदी कहानी के विकास में विस्तार से चर्चा की है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आप वो व्याख्यान सुन सकते हैं। यहां संक्षेप में मैं इतना ही इशारा करना चाहता हूं। पत्र पत्रिकाओं, आधुनिक काल में पत्र, देखिए छापाखाना आया, छापाखाना आने के बाद मुद्रित होने लगी चीजें, मुद्रित होने लगी चीजें तो ज्यादा लोगों के पास सामग्री जाने लगी। पहले हस्तलिखित प्रतिलिपियां होती थी जो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। अब छापाखाना खुला, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी और पत्र पत्रिकाओं को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगे। और फिर जो गद्य का विकास हुआ, उस गद्य में कई विधाएं सामने आई, नाटक भी लिखे जाने लगे। खड़ी बोली में भारतेंदु और उसके मंडल ने बहुत सारे नाटक और प्रहसन लिखे। तो इन पत्र पत्रिकाओं ने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में और हिंदी के साहित्य के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसमें बहुत से ऐसे लेखक आए जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपने अपने ढंग से विकसित किया। मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इन लोगों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए हिंदी के विकास की, हिंदी की खड़ी बोली की अलग अलग विधाएं विकसित की। दूसरा जो काल जिसके बारे में मैंने कहा, जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग के रूप में भी जानते हैं, इसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय उत्थान और राष्ट्रीय जागरण की बात की गई। ऐसा नहीं था कि भारतेंदु के काल में राष्ट्रीय उत्थान और राष्ट्रीय नवजागरण की बात नहीं की गई, लेकिन यहां यह प्रवृत्तियां ज्यादा केंद्रीभूत हुई। और एक पत्रिका जिसका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी खड़ी बोली हिंदी काव्य के और खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में, वह है सरस्वती, जिसे प्रसिद्धि मिली, जिसने एक सही राह पकड़ी जब महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक बनने के बाद सरस्वती हिंदी खड़ी बोली और हिंदी खड़ी बोली साहित्य के विकास की धुरी बन गई। और बिना इस कसौटी से निकले हुए किसी भी साहित्य को मान्यता नहीं थी। बड़े बड़े जो उस समय के दिग्गज साहित्यकार थे, उनकी रचनाएं पहली बार सरस्वती में ही प्रकाशित हुई और तभी उन्हें मान्यता मिली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और उपन्यास भी इसी दौर में लिखे जाने शुरू हुए। प्रेमचंद ने इसी दौर में उपन्यास और कहानियां लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी, देवकी नंदन खत्री ने लिखी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जैसे आलोचक इसी समय में सामने आए। तो हिंदी साहित्य एक नए सांचे में ढलकर और हमारे सामने आने लगा। उसके बाद साहित्य आगे बढ़ा और छायावाद, जिसे स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह भी कहते हैं, यानी समझने की बात इतनी ही है कि हमारी कविताओं में, हमारी लेखनी में सूक्ष्मता आई, बारीकी आई, नया शब्द भंडार आया। और जो चार प्रमुख कवि इस दौरान में हुए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी, इन चारों ने
अपने अपने ढंग से कविताएं लिखी। अब और उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग था, किसी ने किसी का अनुकरण नहीं किया, सबने अपनी अपनी राह दिखाई, अपना अपना लीक बनाया। सुमित्रानंदन पंत ने जहां कोमलकांत पदावली का सहारा लिया, रोमांटिक कवि के रूप में सामने आए, वहीं छायावाद के जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और पुराण को आधार बनाकर आधुनिक भावबोध को समझने और समझाने की कोशिश की। स्त्री के बारे में, पुरुष और स्त्री के संबंध के बारे में, राष्ट्रीय जागरण के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार आधुनिकता की लहर चलाई थी, उसी तरह इस आधुनिकता को आगे बढ़ाने में इन चारों कवियों का विशेष योगदान है। महादेवी वर्मा ने जिस तरह से स्त्रियों के मन को बड़े स्वच्छंद रूप में सामने रखा, बिना किसी रूढ़ि के, बिना किसी संकोच के, और पहली बार एक स्त्री स्वर इतने मुखर रूप में आया। निराला ने समाज का जो सबसे हाशिए पर खड़ा हुआ वर्ग है, वंचित वर्ग है, मजदूर और किसान है, उसको अपनी लेखनी के बल पर मजबूत किया, और जो दुख दर्द है उनका, उस दुख दर्द से पूरे समाज को परिचित कराया। और कविता, उपन्यास और कहानी के केंद्र में आए ये मजदूर, ये किसान, स्त्रियां, दलित। इसके पहले वे केंद्र में बहुत कम थे, अब धीरे धीरे वे केंद्र में होने लगे। जहां तक छायावाद नामकरण का सवाल है, छायावाद का नामकरण बहुत ही स्पष्ट रूप में नहीं रखा गया, बल्कि कवि कहा गया कि इसमें इन कवियों ने जो कुछ लिखा है वो सहज समझ में नहीं आता है, और भावों की छाया है इसमें। कोई इसे रहस्यवाद कहता है, कोई इसे ऐसा कहता है कि प्राची पर जैसे धुंधल का छाया होता है, वैसे इस कवि में धुंधल का है। कोई छायावाद को रोमांटिसिज्म से, रोमांस से जोड़ता है, और लेकिन छायावाद की केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है। जब आप के साथ छायावाद पर कभी बात करने का मौका मिलेगा तो ये बताऊंगा कि किस तरह से छायावाद के अंतर्गत जिन कवियों ने रचनाएं की, उन कवियों में रहस्यवाद नहीं था, उन कवियों में केवल भावों की छाया नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष था, मानवीय संघर्ष था। कवि प्रकृति के पास जाता है, कवि दलितों के पास जाता है, कवि अपने इतिहास में जाता है और अपने महात्म्य का गान करता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला शीतल की छाह, एक मनुज शीतल नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। पूरा प्रलय हो गया है। क्यों प्रलय हो गया है? इसलिए कि हम गुलाम हैं, ऊपर हिम है नीचे जल है, एक सघन है एक तरल। ये दार्शनिकता को आधुनिक बनाकर पेश करना, मनुष्य और मनुष्य के संबंध को सामने रखना, यह बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य लेकर आया छायावाद, जिसने हिंदी काव्य को, हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाया, यानी मनुष्य को बराबर देखने की जो क्षमता है, जो दृष्टि है, वो हिंदी साहित्य को दी।
इसी समय प्रेमचंद परवान चढ़े। प्रेमचंद ने अपनी सारी अच्छी रचनाएं लिखी। सुदर्शन हैं, कौशिक हैं, जैनेन्द्र और अज्ञेय हैं। उन्होंने भी इसी दौर में लिखना शुरू किया। यानी हिंदी साहित्य अब एक परिपक्वता की ओर बढ़ चला था और छायावाद का जो साहित्य है वो परिपक्वता का साहित्य है। खड़ी बोली में जिस तरह से एक समय यह सोचा नहीं जाता था कि इस पे कविताएं लिखी ही नहीं जाती हैं, उस भ्रम को छायावाद ने तोड़ा। सूक्ष्म हृदय से लिखी गई, तरल हृदय से, तरल वाक्य से लिखी गई कविताएं। फिर प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, उसी के अंदर से, जैसा कि मैंने कहा। और ये छायावाद और प्रगतिवाद एक दूसरे के साथ समानांतर चलने लगे। जैसे एक रिले रेस होता है और एक धावक दूसरे धावक को वो रिले रेस की वो डंडी थमाता है, उसी तरह छायावाद ने इस दौड़ प्रतियोगिता की डंडी प्रगतिवाद को थमाई और एक प्रयोगवाद को थमाया। और दोनों ने दो तरह की रचना की। प्रगतिवाद में जहां समाज है, समाज ज्यादा है, व्यक्ति उस समाज का अंग है, वहीं प्रयोगवाद में व्यक्ति केंद्र में है और समाज उसके चारों ओर है। कहीं कहीं व्यक्ति समाज से हटा भी हुआ है, कटा भी हुआ है। तो अब देखिए, साहित्य व्यक्ति सापेक्ष और समाज से सापेक्ष हो रहा है। अभी तक कोई भेद नहीं था, लेकिन अब सूक्ष्मता और बढ़ रही है। एक तरफ अज्ञेय शेखर एक जीवनी लिख रहे हैं, जैनेन्द्र त्याग पत्र लिख रहे हैं, सुनीता लिख रहे हैं, तो लगातार प्रेमचंद की परंपरा में लिखा जाने वाला साहित्य है। फणीश्वरनाथ रेणु लिख रहे हैं, नागार्जुन लिख रहे हैं। तो एक तरह से एक नया दौर सामने आया है। प्रगतिवाद के कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के नाम महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद की शुरुआत अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से होती है और जो प्रयोग करने की बात भूमिका में अज्ञेय ने इसमें लिख दी तो प्रयोगवाद ही नाम चल पड़ा। हालांकि अज्ञेय बार बार यह कहते हैं कि यह कोई वाद नहीं है, हम कविता में, हम साहित्य में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये वाद नहीं है। लेकिन रूढ़ियां बड़ी मजबूत होती हैं और जब एक बार वो नाम पड़ जाता है तो उससे मुक्ति बहुत मुश्किल होती है। तो प्रयोगवाद में रूप को महत्व दिया गया, रूप के अंदर बैठी अंतर्वस्तु, जबकि प्रगतिवाद में वस्तु को महत्व दिया गया और रूप उसके चारों ओर परिधि में। इसके बाद नई कविता और नई कहानी आई। जैसा कि मैंने आपको कहा, आजादी के बाद जो नई दृष्टि सामने आई, हम आजाद हो गए, तो एक नई दृष्टि जो सामने आई उसमें अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, धूमिल, बहुत सारे लोग आए। हिंदी गद्य का विकास हुआ और ये आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं।
और किस तरह से आज़ादी से पहले प्रेमचंद से और उसके पहले से भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से हिंदी गद्य का आरंभ हो चुका। प्रेमचंद ने उसे एक ऊंचाई पर ले गए और लगातार कहानी और उपन्यासों और जीवनी में इसे लगातार आवाज दी गई। आधुनिक काल का एक बड़ा विशेष महत्व है कि इसमें विमर्शों के आधार पर साहित्य की रचना हुई और विमर्शों को लेकर भी अलग अलग धाराएं बढ़ चली और विमर्शों के आधार पर साहित्य न केवल लिखे गए बल्कि साहित्य का मूल्यांकन भी किया गया। जैसे दलित साहित्य, बहुजन साहित्य, स्त्री साहित्य और इसके बाद 1980 के बाद यह परंपरा बहुत तेजी से बढ़ी और एक नया समाज हमारे सामने आया, उदारीकरण हुआ, नया बाजार सामने आया और इस बाजार के समकक्ष ये विमर्शों की चर्चा चलती रही। यह बड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष है, एक तरफ विमर्श और दूसरी तरफ बाजार, और बाजार को समझने की कोशिश की गई साहित्य में। एक भूमंडलीकरण का एक शब्द आया और वो भूमंडलीकरण जो है वो लगातार हमारे साहित्य में समाता चला गया और हम अपने समाज को, अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करने लगे। तो बहुत सारा साहित्य ऐसा लिखा गया जिसमें लोक था, लोक और शास्त्र के बीच संवाद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा अपने गांवों के माध्यम से पूरे देश को समझने की कोशिश की गई। फणीश्वरनाथ रेणु, रामदर्श मिश्र, विवेकी राय, इन लोगों ने गांव के माध्यम से देश को समझने की कोशिश की और नया अवलोकन बिंदु दिया। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं ने, उषा प्रियंवदा जैसी महिलाओं ने स्त्री की दृष्टि से देश को समझने का प्रयास किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लेखकों ने एक नए अवलोकन बिंदु, दलित अवलोकन बिंदु से अपने को और अपने देश को समझने की कोशिश की। हिंदी साहित्य का दायरा लगातार बढ़ता चला गया और आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल में उसका प्रवेश हुआ। आधुनिक काल ने जहां मशीनीकरण को आगे किया, आधुनिक काल ने जहां शहरीकरण, प्रकृति के शोषण को बढ़ावा दिया, को लगातार, वहीं उत्तर आधुनिक काल में इस आधुनिक बोध को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश की गई कि हम, इस आधुनिकता ने हमें क्या दिया और क्या इस आधुनिकता की परीक्षा करने की जरूरत है। आज हम कोरोना से त्रस्त हैं। 2020 में भारत में कोरोना का आगमन हुआ और 2020 मार्च के बाद हम सब घरों में बैठे हैं। आज 27 जुलाई है 2020। मैं इसीलिए दर्ज कर रहा हूं कि ये कोरोना भी हमें ये समझने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम
प्रकृति के साथ संवाद कैसे करें, हम प्रकृति को कैसे समझें, आज जरूरत है प्रकृति को समझने की। तो हमारा साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने पृथ्वीराज रासो से आरंभ किया, जिसमें राजा की प्रशस्ति है, भक्ति काव्य में प्रवेश किया जहां ईश्वर की आराधना है, रीति काव्य लिखे गए जिसमें सौंदर्य और काम की महत्ता है, भौतिकता है, ऐहिकता है, शारीरिकता है। तो दूसरी ओर फिर हम आधुनिक काल में आते हैं और हम पाते हैं कि हम गुलाम हैं। तो एक ऐसा साहित्य बनता है जो हमें समझाता है कि तुम गुलाम हो, एक ऐसा साहित्य सामने आता है जो हमें दिखाता है कि तुम गुलाम हो, और उस गुलामी से लड़ने की तरकीब भी बताता है, शक्ति भी देता है, बताता है कि मानवता सबसे बड़ी शक्ति है। गांधी मानवता का संदेश लेकर हमारे सामने आए और हमारे हिंदी साहित्य ने गांधी को अपने साहित्य के केंद्र में रखा। गांधी को लेकर अनेक कविताएं लिखी गईं, अनेक तरह के निबंध लिखे गए और गांधी हमारे साहित्य की प्रेरणा के स्रोत बन गए। प्रेमचंद ने तो रंगभूमि में गांधी को मूर्त कर दिया। तो सवाल यह उठता है कि हम लगातार, हमारा हिंदी साहित्य अपने समाज को बहुत ही वैज्ञानिक रूप में प्रतिबिंबित करता रहा और शिल्प की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी हम लगातार समृद्ध होते चले गए और आधुनिक काल में हिंदी का एक नया स्वरूप सामने आया और खड़ी बोली हिंदी हिंदी की साहित्यिक अभिव्यक्ति का आधार बनी, जो लगभग समस्त उत्तरी भारत में और उसके हिंदी क्षेत्र, जनपद क्षेत्र में उसका फैलाव हुआ। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का विस्तार हुआ और हिंदी जनपद में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के बीच खड़ी बोली हिंदी ने एक सूत्रता का काम किया, चाहे वो भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेलखंडी हो, राजस्थानी हो, इन सब के बीच हिंदी ने एक सूत्रता का काम किया, एक दूसरे से बांध कर रखा। और हिंदी ने, खड़ी बोली हिंदी पर निश्चित हिंदी ने कभी भी जो हिंदी के हिंदी क्षेत्र की, हिंदी जनपद क्षेत्र की उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे उत्साहित किया। इसलिए भोजपुरी में भी साहित्य लिखा गया, राजस्थानी में भी साहित्य लिखा गया, बुंदेलखंडी में भी लिखा गया, अवधी में भी लगातार लिखा गया, लिखा जा रहा है। भावबोध बदल गया और यही नया भावबोध हिंदी साहित्य को आज आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जहां मनुष्य की बात कर रहे हैं, जहां हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां हम देश की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य ने एक लंबी यात्रा तय की है और इस लंबी यात्रा में वह लगातार प्रगतिशील है, वह लगातार विकासशील है, लगातार बढ़ रहा है। और वही साहित्य जीवित होता है, उसी में जिजीविषा होती है, जो मनुष्य को अपने हृदय में अंकित रखता है और मनुष्य को ही प्रस्फुटित करता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा, सुना कि किस प्रकार
हिंदी साहित्य का एक लंबा इतिहास है। 7वीं 8वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक निरंतर उसका विकास हो रहा है। नए नए साहित्य रचे जा रहे हैं और हिंदी साहित्य और भाषा की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वह नए को अपनाता है, पुरातन को साथ लेकर चलता है, लेकिन पुरातन में जो त्यागने लायक होता है उसे वह त्याग देता है और अपना नवोन्मेष कर आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए हिंदी हमेशा ताजी है, हमेशा ताजी रहेगी, आधुनिक रहेगी और लगातार अपने समाज को एक दिशा दिखाती रहेगी और अपने राष्ट्र का प्रतीक बनी रहेगी हिंदी। और इसीलिए हम आज हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी भाषा को गुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। इसमें लिखी गई कहानियां, उपन्यास, कविताएं अपने आप को अपने समाज से जोड़ती हैं, प्रतिध्वनित करती हैं। तो विद्यार्थियों, आप इसका समग्र अध्ययन कीजिए। आपको एक सूत्रता मैंने दिखाई हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभ से लेकर आज तक। आप भी इस एक सूत्रता को देखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार धीरे धीरे आदिकाल से लेकर मध्यकाल से होते हुए आधुनिक काल और आधुनिक के बाद भी उत्तर आधुनिक काल में हिंदी साहित्य ने कैसे कैसे अपने नए रूप दिखाए और आधुनिक बना रहा, समकालीन बना रहा, प्रासंगिक बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।